CRPC 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए दैट इज पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस। पार्ट नंबर 2 दैट इज बी एड टू द मैजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस। बिफोर स्टार्टिंग एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं और एट द एंड ऑफ द क्लास हम उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। आप ही लोगों से मैं आंसर चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि एक मिस्टर एक्स रोड पे खड़े हैं और अपने सामने कोई ऑफेंस होता हुआ देखते हैं, चोरी, मारपीट, मर्डर, एनी सॉर्ट ऑफ, ठीक है। मिस्टर एक्स रोड पे खड़े हैं और अपने सामने एक ऑफेंस होता हुआ देखते हैं और उसके बाद वो अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं। आई मीन टू से वो किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो क्या मिस्टर एक्स ने भी कोई ऑफेंस किया? विल मिस्टर एक्स टू बी अ पनिशेबल? बस ये क्वेश्चन है, आराम से सोचेगा। हालांकि इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को डिस्कस करेंगे और शुरू करते हैं। अपने क्लास के एंड में हम इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में पार्ट फर्स्ट, जिसमें सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 36 पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस। और सेक्शन 36 में जो लिखा है वो भी बहुत ईजी, बहुत सिंपल है कि जो पुलिस ऑफिसर्स, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सुपीरियर कौन हो सकता है? तो सुपीरियर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर उसके सुपीरियर हो जाएगा। अगर इंस्पेक्टर है तो सब स्टेशन ऑफिसर है तो सर्किल इंस्पेक्टर उसका सुपीरियर हो जाएगा। अगर एएसपी है, एडिशनल एसपी है, तो एसपी उसका सुपीरियर हो जाएगा। इट मीन्स सुपीरियर का कोई फिक्स कैडर नहीं है, वो जो भी उसके जस्ट ऊपर की पोस्ट का पर्सन है वो उसका सुपीरियर हो जाएगा। तो उस सुपीरियर पर्सन की पावर्स क्या हो सकती हैं, उस सुपीरियर पुलिस ऑफिसर की पावर्स क्या हो सकती हैं? तो इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन द रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से आप लोग सोच के आंसर करेंगे, बिल्कुल भी बेरक में देखने की कोशिश नहीं करेंगे। जिसको आएगा आंसर वो बोलेंगे। पुलिस स्टेशन डेफिनेशन क्लॉज में कहाँ दे रखा है? सेक्शन एंड सबसेक्शन आपको बताना है। सीआरपीसी में पुलिस स्टेशन कौन से सेक्शन सबसेक्शन में दे रखा है? अगर याद आ रहा है किसी को तो इजीली याद हो सकता है। ये पुलिस स्टेशन बहुत इजी है याद करने के लिए। सेक्शन 2 सब क्लॉज एस। करेक्ट, 100% करेक्ट। कैसे याद करेंगे? पुलिस स्टेशन का एस और 2 का एस, एस फॉर स्टेशन, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट बताइए, पुलिस रिपोर्ट कहाँ दे रखा है? सर सेक्शन 2 सब क्लॉज आर। बिल्कुल करेक्ट। रिपोर्ट तो आर फॉर रिपोर्ट, आर 2 आर में पुलिस रिपोर्ट। ये इजीली याद हो सकते हैं दोनों, इसलिए मैंने आपको कहा। चलिए, सो police officers superior in rank to an officer in charge of a police station may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of this station। यानी कि मैं एक पुलिस स्टेशन का पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज हूँ। मैं एक पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज हूँ और सॉरी, आप लोग सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, मेरे सुपीरियर ऑफिस है, एसपी हैं आप एसपी की पोस्ट पे हैं। मैं एक पुलिस स्टेशन का ऑफिस इंचार्ज हूँ और आप क्योंकि एसपी है तो आप मेरे सुपीरियर हैं। मेरे पास में जो जो पावर्स हैं मेरे पुलिस स्टेशन के लोकल जुरिस्डिक्शन के लोकल एरिया में, जहाँ जहाँ पे मेरा जो मेरी लिमिट्स हैं, पुलिस स्टेशन की जो लोकल लिमिट्स हैं, वहाँ पे मेरे पास जो भी पावर्स हैं वो सारी की सारी पावर्स आपके पास भी होंगी। बस यही लिखा है सेक्शन 36 में, दैट इज पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक throughout will have exercise the same powers। ठीक है, इसको अगर अंडरलाइन हम करें, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक may exercise the same powers throughout the local area। क्यों? क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट के पास जो पावर्स हैं वो सारी की सारी पावर्स उसके पास भी रहेंगी। सिर्फ इतना सा लिखा है सेक्शन 36 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेक्शन 37, जो कि पार्ट बी में दे रखा है। चैप्टर 4 का पार्ट बी रिलेट करता है एड टू द मैजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस। पुलिस को और मैजिस्ट्रेट को एड प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड करना,
ठीक है, सपोर्ट देना। तो उससे रिलेटेड हमारे पास में है सेक्शन 37 सबसे पहला, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है इसे। सेक्शन 37, पुलिस went to assist magistrate, sorry, public went to assist magistrates and police। पब्लिक यानी कि हम सब पब्लिक हैं। एक पब्लिक मैजिस्ट्रेट को कब असिस्ट करेगी या पुलिस ऑफिसर को कब असिस्ट करेगी? एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट। एवरी पर्सन वर्ड लिखा है, एवरी पर्सन का मतलब है चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल पर्सन है, चाहे वो एक आम आदमी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, एनी एज, एनी रिलीजन, एनी पोस्ट, एवरी पर्सन लिखा है। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। तो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या याद रखना है, कब असिस्ट करना पड़ेगा? जब वो पुलिस ऑफिसर या फिर वो मैजिस्ट्रेट एड डिमांड करता है, और वो भी रीजनेबल डिमांड होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, रीजनेबल डिमांड होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर कह सकता है कि सामने अगर कोई दो पर्सन है, लड़ाई करने आपस में, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर वहां खड़े हुए 2-3 लोगों को कह सकता है कि आप लोग मेरी मदद कीजिए इन दोनों को छुड़ाने में, और इन दोनों को मेरे साथ में पुलिस स्टेशन तक ले चलने में मदद कीजिए। वहां इन्हें समझाया जाएगा। ये नहीं कहेगा कि उठाइए पत्थर और दोनों को मारिए। आप समझ रहे हैं एड का मीनिंग? तो रीजनेबल वर्ड का जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है, रीजनेबल एड जब डिमांड की जाती है बाय द मैजिस्ट्रेट और बाय द पुलिस ऑफिसर, देन एवरी पर्सन इज बाउंड। वर्ड क्या लिखा है, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि यूज आएंगे अभी थोड़ी देर में। जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उस क्वेश्चन में इनका आंसर निकालने के लिए बहुत यूज होंगे। सो एवरी पर्सन इज, वर्ड बाउंड लिखा है, बाउंड मीन्स बाध्य है, उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। कब? जब कोई पुलिस ऑफिसर या फिर मैजिस्ट्रेट रीजनेबल एड, रीजनेबल मदद, जायज मदद अगर डिमांड करता है, की मांग करता है, तो उसे हर पर्सन को उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे 3 पॉइंट और दे रखे हैं। इन द, किस तरह की मदद? इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन होम सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज टू अरेस्ट। कोई भी ऐसा पर्सन जिसे पुलिस ऑफिसर या फिर मैजिस्ट्रेट अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है, ऑथराइज है, और ऐसा पर्सन अगर भाग रहा है तो उसे पकड़ने, उसको भागने से रोकने में मदद मांगी जा सकती है। भाग रहा है तो उसके आगे कोई पर्सन है, उसको आवाज दे दे कि अरे भाई ये भाग के आ रहा है, इसको तुम भागने से रोको। ठीक है, प्रिवेंटिंग द एस्केप। सेकंड पॉइंट लिखता है इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस। किसी एरिया में कहीं पे कोई लड़ाई हो रहा है, कोई शांति भंग का कार्य हो रहा है, किसी भी तरह का उपद्रव हो रहा है, तो उसे सप्रेस करने में, उसे प्रिवेंट करने में, या फिर सप्रेस कर, प्रिवेंट यानी कि उससे, उसकी रोकथाम में, सप्रेस यानी कि उसको दबाने में। किसी भी तरह का ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग का कार्य अगर कहीं पे हो रहा है, तो उसे रोकने और उसे दबाने का के लिए मदद मांगी जा सकती है पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट दोनों के द्वारा। और पहला क्या था? प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी ऑफेंडर टू द पुलिस ऑफिस टू whom he is authorized to arrest। थर्ड पॉइंट लिखता है इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी attempted to be committed to any railway, canal, telegraph और public property। अब वैसे तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी याद रखना है आपको। रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि पुराने वाले में लिखे हुए थे तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने लिख दिए हैं। अदरवाइज पब्लिक प्रॉपर्टी में रेलवे भी आ जाते, कैनल भी आ जाते, टेलीग्राफ भी आ जाते, और A to Z सारी चीजें आ जाती। पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी संपत्ति जो सार्वजनिक है। अब जैसा आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे कोई धरना प्रदर्शन होते हैं, कोई आंदोलन होते हैं, रेल की पटरियां उखाड़ दी, पार्क में कुछ बेंचेस वगैरह लगे हुए उनको तोड़ दिया, रोड लाइट्स हैं उनको कुछ नुकसान पहुंचे, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज में आती। कोई भी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं जो भी, तो उसको नुकसान पहुंचाने से रोक, या तो उसे इंजरी की जा रही है या फिर इंजरी का अटेम्प्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी अगर किया जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी को, तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट एड डिमांड कर सकता है, मदद की मांग कर सकता है किसी भी व्यक्ति से। और हर वो व्यक्ति जिससे वो पुलिस ऑफिसर ऐसी मदद की मांग करेगा बाध्य होगा उस पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट को मदद देने के लिए। सेक्शन 38 की तरफ देखते हैं। एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। एक ऐसा पर्सन जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है लेकिन वारंट एग्जीक्यूट करने आया है।
आई रिपीट, ऐसा पर्सन जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है लेकिन वारंट एग्जीक्यूट करने आया है, क्या उसे भी एड मिल सकती है जनरल पब्लिक से? आगे देखते हैं। When a warrant is directed to a person other than a police officer, अगर पुलिस ऑफिसर होगा तब तो वो सेक्शन 37 में आ गया, लेकिन अदर देन पुलिस ऑफिसर है तो 38 वो बात करता है व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर एनी अदर पर्सन मे एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट। तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में, उस वारंट के एग्जीक्यूशन में मदद कर सकता है। एनी अदर पर्सन मे एड, मे वर्ड का यूज किया है, शैल का यूज नहीं किया है। मे का मतलब है यहाँ पे चीजें ऑब्लिगेटरी हो जाती हैं, मैंडेटरी नहीं रहती हैं, जरूरी नहीं रहती हैं, वो स्थितियों पे निर्भर करती हैं फिर। सो मे एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट इफ द पर्सन टू whom the warrant is directed be near at hand or acting in the execution of the warrant। तो एज कब मदद करने कर सकता है वो ऐसे पर्सन की जो अदर देन पुलिस ऑफिसर है, वारंट का एग्जीक्यूट करने आया है, जबकि जिसके लिए वो एग्जीक्यूट करना चाहता है वो सामने वाले के पास में हो, पास में खड़ा हो या उसके ज़्यादा नज़दीक हो। यानी कि मैं वारंट एग्जीक्यूट करने आया हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, और अनुराग और विदिका दोनों साथ में खड़े हुए अगर हैं, मैं और विदिका के अगेंस्ट मेरा वारंट है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं अनुराग को बोल सकता हूँ अनुराग आपके पास विदिका खड़ी है, आप उसको पकड़ लीजिए, मैं इसे वारंट एग्जीक्यूट करने आ रहा हूँ। तो इस तरह से तो तब डिमांड की जा सकती है अदर पर्सन की। पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के पास में पावर्स ज़्यादा है। सेक्शन 39, सेक्शन 39 जो आज का मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर इसी सेक्शन में हिडन है। आप लोगों को पूरा कंसंट्रेशन से इस सेक्शन को सुनना है और उसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 39 में लिखा है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अगर कोई भी किसी तरह का कोई ऑफेंस हुआ है उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है सबसेक्शन नंबर 1, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन मीन्स कोई भी, छोटा बड़ा, किसी भी रिलीजन का, किसी भी प्रोफेशन का। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, या तो कोई हर वह व्यक्ति जिसके पास में किसी ऑफेंस के कमिट होने की खबर है, या फिर उसके पास में ये खबर है कि इस पर्सन के माइंड में ऐसा इंटेंशन है कि ये कुछ ऑफेंस कमिट करने वाला है। दोनों बातें यहाँ पे आ गई हैं। पहली बात कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, या तो उसके पास में ये पता है कि कोई एक ऑफेंस कमिट हो चुका है, अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और दूसरी बात इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, या फिर उसको सिर्फ ये पता है कि इस पर्सन की इंटेंशन है कि अब ये ऐसा ऑफेंस करने वाला है। एनी ऑफेंस punishable under any of the following sections of the IPC 45 of 1860। तो नीचे ये जितने भी sections लिखे हुए हैं, क्लॉज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9 करके जितने भी नीचे sections लिखे हुए हैं, इन सारे sections में कवर होने वाले अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है या फिर उस ऑफेंस के कमिट होने के इंटेंशन अगर कोई पर्सन होल्ड कर रहा है, ये बात अगर किसी की नॉलेज में है, दैट एवरी पर्सन, ठीक है। इसको अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ डायरेक्टली इन सेक्शंस को, तो कौन कौन से सेक्शंस आए उनको आप एक बार रीड कर लेना। उनको रीड करने, वो जस्ट याद करने जैसा ही है, उसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं, जो भी सेक्शन सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं डायरेक्टली जहाँ पे सेक्शंस खत्म हुए हैं। टोटल 12 पॉइंट्स में इन सेक्शंस को स्पेसिफाई कर रखा है। उसके बाद में देखिए क्या लिखा है, शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। पहली बात तो अगर उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है तो बात अलग है, अदरवाइज शैल वर्ड का यूज किया है, यानी कि मैंडेट है, कंपल्सरी है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल लाई अपॉन द पर्सन। तो अगर कोई एक्सक्यूज है तो उस एक्सक्यूज को प्रूव करने का बर्डन भी किसके पास रहेगा, उस एक्सक्यूज को प्रूव करने का बर्डन भी उसी पर्सन पे रहेगा जो पर्सन बाउंड था, एवरी पर्सन जो कह रहे हैं। Forthwith, so shall in absence of any reasonable excuse forthwith give information to give information to the nearest magistrate or police officer of such commission or intention। तो ऊपर दो वर्ड हमने पढ़े थे, कमीशन एंड इंटेंशन, उन दोनों बातों के लिए, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस की या फिर इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए हर पर्सन शैल वर्ड का यूज किया है। शैल फोर्थविथ गिव इंफॉर्मेशन टू द
नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ऑफ सच कमीशन और इंटेंशन। ये ऐसा करने के लिए क्या है, देना ही पड़ेगा उसे, ठीक है। सबसेक्शन नंबर 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस includes any act committed at any place out of India which would constitute an offence if committed in India। ये आईपीसी का सेक्शन 3 है, उसी को यहाँ पे रिपीट किया है कि अगर कोई जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बात करता है, अगर कोई ऑफेंस जो कि इंडिया में पनिशेबल है, वही ऑफेंस वो पर्सन बाहर जाके कमिट करता है, बियॉन्ड इंडिया कमिट करता है, तो भी उसे ऑफेंस काउंट किया जाएगा और वो सेक्शन 39 में कवर होगा। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है, पर्सन ए को जो जिसे कमिशन ऑफ ऑफेंस की नॉलेज है या फिर किसी के ऑफेंस कमिट करने की इंटेंशन की नॉलेज है, तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। ये बात लिखी है सेक्शन 39 में। तो सेक्शन 39 को अभी हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो सेक्शन 39 से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन और ऑफ एन इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस और इंडियन पेनल कोड, ये सारा आता है, ठीक है। तो इसी को हम आगे रिवाइज कर लेते हैं एक बार अपने नोट्स में से, और जस्ट उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में अपने क्वेश्चन का आंसर लेंगे। तो एक बार नोट्स से हम क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं। सीआरपीसी 1973 होगा, यहाँ पे 1972 गलत लिखा हुआ है। सीआरपीसी 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 25 जनवरी 1974। डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 1 अप्रैल 1974। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीलिम्स में कई बार बहुत बेनिफिट दे जाते हैं, जहाँ एक नंबर का डिफरेंस अगर रहता हो क्वालिफाई करने के लिए। चैप्टर 4 जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, सेक्शन पूरा जो चैप्टर 4 है वो सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 40 तक के टोटल है इसमें है, लेकिन पार्ट ए में पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस में सिर्फ सेक्शन 36 अकेला सेक्शन है। क्या है, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। किसी भी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज का जो सुपीरियर ऑफिसर है मे एक्साइज द सेम पावर्स थ्रू आउट द लोकल एरिया, वो सारी वही सेम टू सेम पावर्स यूज कर सकता है उस लोकल एरिया में, टू विच दे आर अपॉइंटेड, जिसमें वो ऑफिसर इंचार्ज अपॉइंटेड था, उसी एरिया में वो सुपीरियर ऑफिसर भी सारी पावर्स को यूज कर सकता है एज एक्साइज्ड बाय सच ऑफिसर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेशन। बहुत सिंपल सा सेक्शन था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी जिसमें बात कर रहे हैं एड, किसे एड दे रहे हैं, एड टू द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। सेक्शन 37 इसमें आता है पब्लिक व्हेन असिस्ट द मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस एवरी पर्सन इज बाउंड, बाउंड वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, टू असिस्ट अ मैजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस। Every person is bound to assist a magistrate of police officer reasonable demanding his aid, first of all for the escape, secondly for breach of peace, for suppression or prevention of breach of peace, and thirdly prevention of injury to the public property। Section 38 की तरफ हम बढ़ते हैं। aid to person other than police officer in executing warrant, एनी अदर पर्सन मे एड इन द एग्जीक्यूशन। तो अगर पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई है, एड टू द पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर लिख रहा है, तो अगर पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई है तो उसके लिए कोई दूसरा पर्सन भी उसे मदद कर सकता है वारंट को एग्जीक्यूट करने में। कब, जबकि उस अदर पर्सन के पास में अगर कोई वो व्यक्ति है या उसके नॉलेज में है, उसके अप्रोच में है। सेक्शन 39 आता है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन, कमीशन वर्ड को अंडरलाइन किया है, और ऑफ द इंटेंशन, इंटेंशन को भी अंडरलाइन किया है, एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आईपीसी 1860। अब उसके डॉट डॉट इसलिए लिखा है क्योंकि वहां पे वो जो 12 पॉइंट्स बना के बहुत सारे सेक्शंस लिखे हुए थे आईपीसी के, उनको आप एक बार रीड कर लेना। शैल forthwith give information to nearest magistrate और पुलिस ऑफिसर ऑफ सच कमीशन और इंटेंशन। तो ये एक जिम्मेदारी बनती है कि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफिसर या फिर मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे। और सेक्शन 40 को हम बाद में देखेंगे, अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए।
क्वेश्चन यह है कि एक मिस्टर एक्स जो एक रोड पे खड़ा है, एक चौराहे पे खड़ा है, और वहाँ पे वो अपने सामने कोई ऑफेंस होता हुआ देखता है, और उसके बाद में वो ऑफेंस कुछ भी हो सकता है, वो ऑफेंस को देखता है और उसके बाद में वो अपने घर पे जाके सो जाता है, वो किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं करता है। तो क्या ये मिस्टर एक्स विल बी पनिशेबल, या फिर इसने कोई ऑफेंस नहीं किया, इसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। आप जल्दी से अपने अपने व्यूज प्रेजेंट करें और उसके बाद देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है। सर पनिशेबल है। विधिका का कहना है पनिशेबल है। विधिका कौन से सेक्शन में पनिशेबल होगा, या फिर किस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली पनिशेबल होना चाहिए, इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो। सर सबसे पहली बात तो सेक्शन 37 में ये बोला है कि हर पर्सन बाउंड है, अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कैसी भी इंजरी कॉज हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए, जी तो वो असिस्ट करेगा, मतलब बताएगा मैजिस्ट्रेट और पब्लिक ऑफिसर को। और वहीं सेक्शन 39 में भी ये बात बोली है कि अगर वो पर्सन मतलब अवेयर है कमीशन को लेकर के, या कोई भी इंटेंशन ऐसा कि ऑफेंस कमिट हो सकता है, तो भी वो पनिशेबल होगा अगर वो नहीं बता रहा है। जी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन देना चाहूँगा 37 और 39 में। 37 में लिखा है मदद करने के बारे में, यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट मदद डिमांड करता है तब मदद करने के लिए वो बाउंड हुआ, उससे पहले नहीं था। अगर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट मदद के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं, मदद की मांग नहीं कर रहे हैं, तो वो जनरल पब्लिक बाउंड नहीं है। 39 में ये लिखा है, 39 में मदद डिमांड नहीं की गई है और मदद की तो बात ही नहीं है। 39 में लिखा है कि मेरे पास में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए। पहली बात, सेक्शन 39 में बाउंड वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, और दूसरी बात 39 में मदद की बात नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की बात है। और 37 में मदद देनी है किसी पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट को, और वो भी डिमांड किए जाने पर, और वो बाउंडेशन देता है। ठीक है, चलिए अनुराग आप बताएं आपका क्या व्यू बाउंड है। नहीं है सर। अनुराग बताएं क्या बोल ये रहे हैं। सर उसको कोई मतलब वो बॉन्ड नहीं है। सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, बताएं आप। हेलो सर। जी, उसने कोई अपराध नहीं किया, अगर वो नहीं बताता है तो उसको वो कोई अपराध नहीं किया हुआ है। आपका मानना है एक्स ने कोई अपराध उसको नहीं किया, फोर्स अगर नहीं किया उसके जा पास में सकता। इंफॉर्मेशन थी लेकिन उसने वो नहीं सर। इंफॉर्मेशन नहीं बताई है, तो उसने अपराध कुछ नहीं किया, उसे किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलेगी, ऐसा आपका सोचना है। नहीं तो होनी क्या आपको ऐसा नहीं लगता चाहिए। यस सर। सेक्शन 39 का, सेक्शन 39 सीआरपीसी का कुछ ना कुछ इसमें फिर वायोलेशन हो रहा है? सर उनको बताना चाहिए जिम्मेदार नागरिक होने के जी नाते सर। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है रिचा, आपका जी व्यू सर। भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर मैं अपना साइड प्रेजेंट करूंगा। रिचा। और वो इंसान बाउंड है बताने के लिए। और सर ये आईपीसी में भी किसी एक प्रोविजन में था, अगर आप पब्लिक सर्वेंट को नहीं बताते हो तो आप पनिशेबल होते हो सर। कोई तो एक सेक्शन था 177 या 176 कुछ करके, चलिए, जहाँ पे पर्सन इज बाउंड टू गिव द इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट्स अगर वो कोई ऑफेंस या क्राइम होते हुए देखता है तो। सबसे पहले तो मैं ये बहुत अच्छी बात है कि आपने आईपीसी को रिकॉल किया इसमें, और दूसरी बात ये कि सेक्शन 39 में वर्ड बाउंड का यूज़ कहीं नहीं किया है। हमने बेयर एक्ट को भी देखा, बेयर एक्ट में भी 37 में बाउंड वर्ड का यूज़ किया है, 39 में बाउंड का यूज़ नहीं किया है। मैंने जो क्वेश्चन और तो रेज है, शैल तो आ ही गया था ना लास्ट में, नहीं, तो सब यस मैंडेटरी सर, है। शैल का यूज किया है। हाँ शैल है, पर शैल किस लिए है? आ, एक जिम्मेदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर ठीक है, आप उस चीज़ को ले रहे हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि शैल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मे में जरूर वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है, पर शैल में तो ये है कि उसको करना ही चाहिए, ऐसा वो आ जाती है बात। ठीक है, तो आप सभी का जो व्यू पॉइंट है काफ़ी कमेंडेबल है, सही है। अब इसके बारे में सबसे पहले हम आईपीसी को एक बार टच कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आईपीसी में इसके बारे में क्या दे रखा है। तो जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि आईपीसी में कोई प्रोविजन है, तो मैं बता दूं आपको, आईपीसी में सेक्शन 201 एंड 202 ये दो हैं जिसको हमें इससे रिलेटेड पढ़ना चाहिए, जबकि 202 ज़्यादा एप्ट है। 201 में तो लिखा है, दैट इज अगर कोई पर्सन साक्ष्यों को छुपाता है या फिर किसी ऑफेंस के साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश करता है, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस, ये तो 201 में लिखा है, यानी कि साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश करता है, तो उस पर 201 का चार्ज लगेगा। आपके सामने जो बेयर एक्ट ओपन है, बेयर एक्ट आपको विजिबल हो रहा होगा, ये आईपीसी मैंने ओपन किया है। ठीक है, तो कौन सा कब लग रहा है चार्ज उसके ऊपर 201 का? जब उसने साक्ष्यों को छुपाया है या फिर उनको खुर्द बुर्द करने में, उन्हें मिटाने में उसने कुछ एक्ट किया है तो। लेकिन यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ एविडेंस से रिलेटेड बात आ रही है।
202 में जब आप बढ़ते हैं तो 202 को पढ़ें, बहुत छोटा सा सेक्शन है, साफ साफ शब्दों में लिखा है इंटेंशनल ओमिशन। एक तो वर्ड यहाँ पे इंटेंशनल आया है, तो इंटेंशनल ओमिशन, और ओमिशन का मतलब चीजों को नहीं करना, यानी कि कार्य को करने से विलुप्त रहना, कार्य का लोप करना। टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस, तो अब वही का वही वर्ड आ गया है, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। लेकिन यहाँ पे वर्ड आया है पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म, तो बात क्या आती है, कौन ऐसे पर्सन होंगे जो इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड होंगे। बाउंड की जहां पे बात आ जाती है तो सीआरपीसी के सेक्शन 39 में वर्ड बाउंड का यूज नहीं किया है, 202 में बाउंड का यूज किया है। कोई पर्सन जो इन्फॉर्म करने के लिए बाउंड है उसके ऊपर 202 लगता है, और वो पर्सन अगर इंटेंशनल ओमिशन करता है, वो भी अगर उसके पास में अगर कोई सफिशिएंट रीजन है, अगर उसके पास में कोई ऐसा कॉज है कि जिस वजह से वो नहीं दे सका, रीजनेबल रीजन है, तो उसके ऊपर ये 202 उस पर भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक वर्ड आ रहा है पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म, तो सीआरपीसी का 39 बाउंड वर्ड यूज नहीं कर रहा है, हालांकि उसमें शेल यूज किया है, बट बाउंडेशन उसमें फिर भी नहीं क्रिएट किया है जैसा 37 में बाउंडेशन क्रिएट किया है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। Whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed intentionally omits to give any information respecting that offense which he is legally bound to give, जिसका इंफॉर्मेशन को देने के लिए वो लीगली बाउंड था, ऐसी इंफॉर्मेशन देने से अगर वो ओमिट करता है, विलुप्त रहता है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। तो ये तो था सेक्शन 202 ऑफ आईपीसी, जिसके अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य है, बाउंड है, वो अगर इंफॉर्मेशन देने से बचता है और वो भी जानबूझकर इंटेंशनल, तो उसके ऊपर 202 का चार्ज लगता है। 39 ऑफ सीआरपीसी हमने जब देखा, 39 ऑफ सीआरपीसी में ये कहीं नहीं लिखा था कि पर्सन बाउंड होना चाहिए वहाँ, लेकिन ये लिखा था अगर इंफॉर्मेशन है तो उसे देना ही चाहिए, ये उसकी एक जिम्मेदारी है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको फैक्ट्स पे आता हूँ। ये तो थे या फिर मैं बात करता हूँ इंटरप्रिटेशन की, ये तो फैक्ट्स की बात थी जो कि आईपीसी और सीआरपीसी में लिखा गया इस बारे में। अब फाइनली मैं आपको बताता हूँ 2018 का एक केस है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। आप अभी चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं ग्रुप में तो इसको लिख ही दूंगा। 2018 का एक केस है गुजरात का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इस बारे में। केस है दिनेश कुमार कालिदास पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दिनेश कुमार कालिदास पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2018 का ये केस है, जिसमें महसाणा कोर्ट ने इस पर्सन के ऊपर 2 चार्जेस लगे थे। इस केस में दिनेश कुमार कालिदास के ऊपर 2 चार्जेस लगे थे, एक 498 का और दूसरा 201 का। 498 का इसकी वाइफ की डेथ हुई थी और फिर अननेचुरल डेथ थी, तो उसने उसे ले जाके बस उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, इस तरह की ये सिचुएशन थी। और इसमें जो महसाणा सेशन कोर्ट थी, उन्होंने इसे लिया था दैट ही इज कल्प्रेट ऑफ 201, जो कि साक्ष्यों को मिटाने का उसके ऊपर अपराध सिद्ध किया गया था। 498 से तो उसको फ्री कर दिया था, लेकिन 201 का उसके ऊपर चार्ज लगाया था कि इसने बिना किसी पोस्टमार्टम वगैरह के साक्ष्यों को छुपाया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना वर्डिक्ट दिया था कि यदि कोई व्यक्ति अपराध की सूचना पुलिस को नहीं देता है तो उसे सबूत मिटाने का दोषी नहीं माना जाएगा। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया था, 2018 का ये केस है कि यदि कोई व्यक्ति सूचना नहीं देता है अगर पुलिस को, तो उसे सबूत मिटाने का दोषी तो नहीं माना जाएगा। हाँ, उसे आप 39 के अकॉर्डिंगली अगर चार्जेबल करना चाहें, 202 के अगर अकॉर्डिंगली करना चाहें, तो फिर वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस के। पर एक और वर्ड इसमें मैं बताऊंगा आपको, इंटेंशन, जो सेक्शन 202 में वर्ड लिखा था इंटेंशनल ओमिशन, किसी पर्सन की इंटेंशन को प्रूव करना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंटेंशन कंप्लीटली इंटेलेक्चुअल थिंग है। पर्सन ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये उसने इंटेंशनल ओमिशन किया है या भूलवश उसने ओमिशन किया है, तो इस चीज को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से 202 का चार्ज जो लगाया जाता है, तो वो पूरी तरह से डिपेंड करता है ऑन प्रूविंग द इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु हैज एस्केप्ड, हु हैज ओमिटेड टू इन्फॉर्म। तो बात ये आती है 39 में जो लिखा है कि पर्सन को इन्फॉर्म करना ही चाहिए, मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। 202 में लिखा है अगर ऐसा वो नहीं करता है, बाउंडेड पर्सन नहीं करता है, तो उसको
6 मंथ्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, वो भी ठीक है। लेकिन दो वर्ड वहाँ पे याद रखने, एक तो इंटेंशन, इंटेंशनल ओमिशन के लिए वर्ड इंटेंशन, दूसरा बाउंड। ये दोनों वर्ड को ध्यान में रखते हुए फाइनल इसमें वर्डिक्ट लिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी के माइंड में, कोई क्वेरी बचा हो तो जरूर पूछ सकते हैं, और इस केस को जरूर लिखेगा। लेटेस्ट केस लॉ है, 2018 का है। दिनेश सर कुमार जी बोलिए। सर वो क्या ऑफेंस का एक्यूज है सर? मैं समझा मिस्टर नहीं, आप एक्स दोबारा बोलें। अपराधी हैं सर। सर अच्छा, अपराधी आप हैं ये सर वो। पूछना चाह रहे हैं कि क्या मिस्टर एक्स मिस्टर अपराधी एक्स, माना जाएगा या नहीं? तो अगर इंटेंशन प्रूव कर दिया गया कि उस यस, पर्सन ने ये ओमिट किया है इंटेंशनली, तो वो अपराधी माना जाएगा। विथ इंटेंशन सर। अगर इंटेंशन प्रूव कर दी जाती है तो वो सेक्शन 202 का चार्ज उस पर फिर लगेगा। और सर लीगली बॉन्ड तब होगा जब जैसे किसी के घर में अगर कोई ऑफेंस होता है तब वो लीगली बॉन्ड माना जाएगा। लीगली बाउंड के लिए क्लियर कट कहीं पे कुछ लिखा नहीं है कि किस व्यक्ति को लीगली बाउंड माना जाए और किस व्यक्ति को ना माना जाए। लेकिन सीआरपीसी में जैसा कि वर्ड शैल का यूज किया है, तो उसके हिसाब से ये बात आ जाती है कि उसको करना ही चाहिए। ये उसके ऊपर शब्द बाध्य का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे हम, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसको ऐसा करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड, या फिर उसके लिए जो कहें कि जरूरी है, उसको ऐसा करना ही चाहिए। तो जी इस सर। वजह से हम उसको कह सकते हैं, हालांकि लीगली बाउंड को कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। हाँ, कुछ एक पोस्ट हैं उनको आप लीगली बाउंड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कांस्टेबल है, कांस्टेबल के सामने अगर कोई ऑफेंस हो रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन उसने नहीं दी, तो वो तो 100% उसके ऊपर चार्ज 202 का लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लीगली यस बाउंड है, नॉट ओनली टू इन्फॉर्म बट ऑल्सो टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। तो वो तो उसके ऊपर तो कंफर्म लगेगा। लेकिन अदर कोई जनरल पब्लिक है तो वो लीगली बाउंड है या नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिचुएशन। यस सर। और वर्ड इंटेंशन इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इंटेंशन प्रूव करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी? जिसने चार्ज लगाया है। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द इंटेंशन। कोई और प्रूव नहीं करेगा। यस इंटेंशन प्रूव करने का की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगी। तो ये जो यस मैंने आपको केस बताया, इस केस में तो जो चार्ज लगा था वो 201 का लगा था कि सबूतों को सबूत मिटाने का जो चार्ज लगा था, उससे तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बरी किया है कि अगर कोई पर्सन पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो 201 का चार्ज उस पर नहीं लगाया जाएगा। ये वर्डिक्ट इसमें इस केस में आया है। और कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में, या और कोई व्यू किसी का हो, कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल बताएं। सेक्शन 176 नहीं आएगा आईपीसी का? 176 को एक बार हम देख लेते हैं क्या है उसमें, है ना? देख